Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. Dear friends, आज से हम आप लोगों के बीच में नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपके बीच में डेली लाऊंगी, क्योंकि रिवीजन ही एक बेस्ट उपाय है जिससे हम को सक्सेस आसानी से मिल सकती है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन हम ये सन 2018 का प्रीवियस ईयर का ली हूँ, तो जिसमें अरिहंत से है ये। इसका पहला क्वेश्चन है कि कौन सा एक भूस्थलाकृतिक विशेषताओं वाला समूह क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है। तो इसका आंसर है सर्क, अरेट, प्लाया, स्टेक। सर्क, अरेट, प्लाया, स्टेक ये सभी जो है कि क्षरण प्रक्रिया का परिणाम है। दूसरा है कि पट्टिका उपांत या प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबंध होते हैं। कारण इसका है कि अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित होते हैं। तो कह रहे कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। मेंटल का ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी पलवन करती है को कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। जो मेंटल का ऊपरी भाग है जिसके ऊपर पृथ्वी की परपटी पलवन करती है को क्या कहा जाता है, उसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि भूगर्भिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की है। तो कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र भूगर्भीय क्षेत्र से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें है। निम्नलिखित में से क्या समुद्र तल में वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है। तो वैश्विक परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है सुस्थितिकी। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान के किस समूह ने धाराओं द्वारा पार्श्विक क्षरण के पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया है। तो पेज, ब्लैकवेल्डर और जॉनसन। पेज, ब्लैकवेल्डर, जॉनसन ने जो है कि ये पार्श्विक क्षरण के पेडिमेंट के निर्माण में भूमिका पर बल दिया था। चूना पत्थर गुफाओं के उद्गम का दो चक्री सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो गार्डनर। चूना पत्थर गुफा के उद्गम का दो चक्री सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो वह है गार्डनर के द्वारा। विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है। विवर्तनिक बल के कारण रिफ्ट घाटी लक्षण का निर्माण होता है। कोर्नाड विच्छिन्नता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है। तो कह रहा है कोर्नाड विच्छिन्नता सियाल और सीमा के बीच में पाई जाती है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी का जो विभाजन जैसे है ना, सियाल, सीमा, नीफे, उसके बीच बीच में कौन कौन सा पाया जाता है को विच्छिन्नता। तो वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखें कि सियाल और सीमा के बीच जो विच्छिन्नता पाई जाती है उसे कोर्नाड विच्छिन्नता कहते हैं। तो अब इसको मिलान करना है। यहाँ से राइटर और पुस्तक के नाम जरूर पूछे जाते हैं और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर पूछा जाए कि द अनस्टेबल अर्थ के लेखक कौन है, तो है स्टीयर्स। याद रखें कि द अनस्टेबल अर्थ किसने लिखा है, तो वो लिखा है स्टीयर्स ने। जियोमार्फोलॉजी के कौन है, तो वान रिchthofen। अगर ओनली जियोमार्फोलॉजी है तो उसके राइटर वान रिchthofen है। लेकिन अगर पूछा जाए कि प्रिंसिपल ऑफ जियोमार्फोलॉजी, तो इसके लेखक थॉर्नबरी है। प्रिंसिपल ऑफ जियोमार्फोलॉजी के थॉर्नबरी हैं और जियोमार्फोलॉजी के वान रिchthofen हैं। और द अनस्टेबल अर्थ के स्टीयर्स हैं। स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी बुल्डरीज का है। स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ जियोग्राफी बुल्डरीज का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस भाग में चर्म कैंसर होता है। तो पराबैंगनी विकिरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से किस भाग में चर्म कैंसर होता है, तो है पराबैंगनी विकिरण। 1 ग्राम जल को 10 अंश सेंटीग्रेड के तापमान तक गर्म करने के लिए ऊष्मा की कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 10 कैलोरी की आवश्यकता होती है।
अब नीचे कथन और कारण दिया हुआ है और इसमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो पहला इसमें है 13 का कि विषुवत के दौरान पृथ्वी में सभी स्थानों पर प्रकाशयुक्त दिन की अवधि 12 घंटे होती है। और कारण दिया है कि प्रकाश की चमक का घेरा सीधे ध्रुव से होकर जाती है और इस प्रकार मध्य में अक्षांश रेखाओं को विभाजित करती है। तो इसमें कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जल निकायों से वाष्पन भूतल की तुलना में अधिक होता है। ये बात बिल्कुल सही है कि भूमि के अपेक्षा जो जल है उसमें वाष्पन अधिक होता है जल के कारण, और जल के कारण बता रहे हैं कि जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बात गलत है, जल के वाष्पन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें 14 का सी क्वेश्चन सही, केवल ए सही है, आर गलत है। 15 क्वेश्चन है कि वायु में नमी की मात्रा से ऊंचे झंझावती बादल निर्मित होते हैं और कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ऊर्जा का अंतरण वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। कह रहे कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो ऊर्जा का अंतरण है वाष्पन और संघनन के माध्यम से होता है। तो ये भी कथन सही है, यार दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। मेघ निर्माण की प्रक्रिया का बढ़ते क्रम में सही क्रम बताइए। तो कह रहे कि कभी कभी जब बादल का कैसे निर्माण हो रहा है उसके क्रम पूछ लिए जाते हैं, तो ये याद रखें, पहले अस्तरी, कपासी, मध्य कपासी, पच्छावस्तरी, ये क्रम से हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको भी मिलान करना है। कह रहे कि जो वर्षा की बड़ी बूंदें आती है तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से आती है, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा से आती हैं। और फुहार की जो बूंदें आती हैं वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा से, और बड़ी मेघ बिंदु जो आते हैं 0.3 प्रति किलो घंटा के वेग से आती हैं। अब विशिष्ट वर्षा बूंदें 23। तो वर्षा की जो बड़ी बूंदें हैं 33 किलोमीटर, फुहार की बूंदें 7 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है, बड़ी मेघ बिंदु 0.3 प्रति घंटा से आती है, जो विशिष्ट वर्षा बूंदें हैं वो 23 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आती है। अब कह रहे हैं कि इसमें कथन और कारण दोनों को मिलान करना है। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा है कि पवन वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम मात्र है। अब पवन वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास है। तो इसमें डी सही है क्योंकि इसमें ए गलत है, आर सही है। आर क्यों सही है कि जो पवन है वो वायु के दाब की असमानताओं को संतुलित करने के लिए प्रकृति का प्रयास है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है पवन वायुमंडलीय दाब में ऊर्ध्वाधर अंतर का परिणाम मात्र है, तो ये मात्र है, परिणाम मात्र, तो ये गलत है। आर सही है, ए गलत है 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि मध्य अक्षांश चक्रवात दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश के पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली निम्न दाब समूह है। कह रहे कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली निम्न दाब समूह है। आर कह रहे अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अग्रांत अथवा एक उष्ण अग्रांत होता है। तो कह रहे कि डी कथन सही है, इसमें केवल आर सही है, ये गलत है कि जो अधिकांश मध्य अक्षांश चक्रवात का एक शीत अग्रांत और एक उष्ण अग्रांत होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ताप व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक अस्थायी दशाएं वह होती है जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। और कथन आर जो है कि आर दिया है कि ताप व्युत्क्रम से अधिक ऊर्ध्व वायु गमन होता है। तो इसमें ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 में कि ताप का व्युत्क्रम के दौरान घटित होने वाली अत्यधिक अस्थायी दशाएं वह होती है जब तापमान वास्तव में ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है, और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किस तट में संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है। तो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वो संकीर्ण महाद्वीपीय शेल्फ है। तो क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी चट्टानें क्रेटन से संबंधित है। तो करें कि ग्रेनाइट, जो ग्रेनाइट की चट्टानें हो क्रेटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23,
कह रहे कि काल्सबर्ग कटक किस सागर में है, तो हिंद महासागर में। काल्सबर्ग कटक हिंद महासागर में। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में। ईस्ट पैसिफिक राइज प्रशांत महासागर में। अंटार्कटिक कटक अंटार्कटिक महासागर में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर, तो इसमें ये सही है 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सी संख्या AR वालेस द्वारा स्थापित विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेश को दर्शाती है, तो 6। RA वालेस द्वारा स्थापित विश्व के प्रमुख जंतु भौगोलिक प्रदेश को दर्शाती है, तो वो है 6। कौन सी समुद्री विशेषता मूंगे की चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है, तो कह रहे कि गाइआर्ट और समुद्री टीला। गाइआर्ट और समुद्री टीला। कौन सी समुद्री विशेषता मूंग की चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है, तो गाइआर्ट और समुद्री टीला। वो कौन सी समुद्री विशेषता है जो मूंगे की चट्टानों के तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है, तो गाइआर्ट और समुद्री टीला। कौन सी समुद्री विशेषता है जो मूंगे की चट्टान की तीव्र विकास के लिए सहायक नहीं है, तो कह रहे कि अगर देखिए इसके विकास के लिए जो सहायक है द्वीप तट के समीप होना चाहिए, छोटी नहरों के समीप होना चाहिए, झील के आसपास होना चाहिए, लेकिन डी कथन गलत है। 26 कहे कि कौन सा प्राकृतिक वायु प्रदूषण का उदाहरण नहीं है, तो न्यूक्लियर परीक्षण, क्योंकि ये मानवीय कारण है। जो प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख है, पौधों द्वारा निर्मुक्त बीजाणु है, पवन द्वारा उड़ाई गई धूल, ये सभी प्राकृतिक वायु प्रदूषण हैं। लेकिन जो प्राकृतिक वायु प्रदूषण नहीं है, तो वह है न्यूक्लियर परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि किस घटक पर USA के पर्यावरण प्रदूषण निर्धारण द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना के लिए विचार नहीं किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा घटक है जो USA के पर्यावरण प्रदूषण द्वारा वायु गुणवत्ता सूचकांक की गणना के लिए विचार नहीं किया जाता है, तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भूतल स्तर पर ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और विविक्त पदार्थ, ये सभी पर्यावरण प्रदूषण के लिए हैं, मतलब सूचकांक गुणवत्ता में निर्धारण, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और मिलान करना है तो कह रहे कि इयोसीन चूना पत्थर जैसलमेर भारत में। इयोसीन चूना पत्थर जैसलमेर भारत में। मृदा जो खास रेगिस्तान अफगानिस्तान में मृदा। और केलिची चूना पत्थर सऊदी अरब में। न्यूबियन बलुआ पत्थर सिनाई में। जो न्यूबियन बलुआ पत्थर वो सिनाई में है, और केलिची चूना पत्थर सऊदी अरब में। इयोसीन चूना पत्थर जैसलमेर भारत में, और मृदा खास रेगिस्तान अफगानिस्तान में। तो क्या है 28 का बी। कौन सा विलुप्ति के प्रमुख तरंग के संबंध में सही है? विलुप्ति के प्रमुख तरंग के संबंध में सही है, तो ए। मनुष्य अभी भी प्रमुखतया एक आखेटक और संग्रह करने वाला था। मनुष्य अभी भी प्रमुखतया एक आखेटक और संग्रह करने वाला था, तो विलुप्ति के प्रमुख तरंग के रूप में सही है ये अभी। ठीक है। 29 का ये। 30 का है कि पूर्वी अफ्रीका के विषुवत पर्वतों में भिन्न भिन्न 49 पर वानस्पतिक मेखला को घटते क्रम में ऊपर से नीचे की ओर सही क्रम क्या है? तो कह रहे हैं बी। अफ्रीकी अल्पाइन मेखला, एरिकेकस मेखला, बांस क्षेत्र, निम्न भूमि वन, ये सभी पूर्वी अफ्रीका के विषुवतीय पर्वतों में भिन्न भिन्न 49 पर वानस्पतिक मेखला का घटते क्रम में सही क्रम है। अफ्रीकी अल्पाइन मेखला, एरिकेकस मेखला, बांस क्षेत्र, निम्न भूमि वन। 30 का बी। 31 में कि भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच निम्नलिखित में से किस अध्ययन पर बल देता है? तो कह रहे भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच किस अध्ययन पर बल देता है? तो विधि निर्माण संबंधी अध्ययन पर। भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच किस अध्ययन पर बल देता है? तो विधि निर्माण संबंधी अध्ययन पर। जो भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच किस अध्ययन पर बल देता है? विधि निर्माण
संबंधी अध्ययन पर बल देता है। विधि निर्माण संबंधी अध्ययन पर कौन बल देता है? तो भूगोल में नोमोथेटिक अप्रोच है। निर्देशन पैराडाइम की अवधारणा किसने दी है? तो कूहन ने। जो निर्देशन या पैराडाइम की अवधारणा किसने दी है? तो वह है कूहन। 33 का है कि कौन सा लेखक योगदान दिया है? तो क्या क्षेत्रीय भूगोल में जो योगदान दिए हैं कार्ल रीटर। क्षेत्रीय भूगोल में कौन है? तो कार्ल रीटर। श्रृंखलाबद्ध भूगोल में हम्बोल्ट। स्टॉप एंड गो निर्धारणवाद में कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर। संभाव्यतावाद में OH स्पेट हैं। जो संभाव्यतावाद के लेखक कौन है? तो OH स्पेट। स्टॉप एंड गो निर्धारणवाद में कौन है? ग्रिफिथ टेलर। श्रृंखलाबद्ध भूगोल के हम्बोल्ट हैं। श्रृंखलाबद्ध भूगोल के कौन है? हम्बोल्ट है। क्षेत्रीय भूगोल के लेखक कौन है? कार्ल रीटर। तो 33 का ये। 34 में शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर अल्मागेस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? तो टाल्मी। शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर अल्मागेस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक टाल्मी हैं। शास्त्रीय खगोल विज्ञान पर अल्मागेस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक टाल्मी हैं। अब इसमें मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 35 कि मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के राइटर कौन है? तो डिकिंसन R.E. डिकिंसन R.E. मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के राइटर हैं। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड जेम्स P.E. हैं। ऑल पॉसिबल वर्ल्ड्स किसके लेखक हैं? तो जेम्स P.E. एंथ्रोपोज्योग्राफी के लेखक कौन हैं? तो रैटजेल हैं। एंथ्रोपोज्योग्राफी के लेखक कौन हैं? तो वो है रैटजेल F। नेचर ऑफ ज्योग्राफी के हार्टसोन हैं। नेचर ऑफ ज्योग्राफी के राइटर कौन है? तो हार्टसोन। नेचर ऑफ ज्योग्राफी के हार्टसोन। ये देखिए इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसे याद रहना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में ये हमने बताया है कि कौन किसका राइटर है और कौन पुस्तक है। तो आपने देखा कि मेकर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी के राइटर डिकिंसन R.E. हैं और ऑल पॉसिबल वर्ल्ड के जो राइटर हैं वो जेम्स P.E. हैं। एंथ्रोपोज्योग्राफी के रैटजेल हैं और नेचर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? हार्टसोन हैं। तो 35 का C सही है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने महासागर के जल के रंग और उसकी लवणता का संबंध बताया है? तो अल मसूदी ने। वो कौन से भूगोलवेत्ता हैं जो महासागर के जल के रंग और उसकी लवणता का संबंध बताया है? तो अल मसूदी ने। किस भूगोलवेत्ता ने महासागर के जल के रंग और उसकी लवणता का संबंध बताया है? तो अल मसूदी। क्वेश्चन नंबर 37 किस विद्वान ने काल स्थान टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा दी है? तो हैंगर स्टैंड। वो कौन से विद्वान है जो काल स्थान या टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा दी है? तो हैंगर स्टैंड है। किस विद्वान ने काल स्थान या टाइम स्पेस भूगोल की अवधारणा दी है? तो हैंगर स्टैंड। क्वेश्चन 38 निम्नलिखित में से कौन ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं? कौन है जो ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक हैं? तो फ्रीमैन T.W. ए 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रीमैन T.W. याद रखें, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ए 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रीमैन T.W. क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में से किसने मानसिक मानचित्र मेंटल मैप की अवधारणा विकसित की है? मानसिक मानचित्र या मेंटल मैप की अवधारणा गोल्ड और व्हाइट ने प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें बताया जा रहा है कि कौन से भूगोलवेत्ता किसमें योगदान दिए हैं। तो अपर्दन चक्र में जो योगदान दिया है, अपर्दन चक्र में कौन है? H.H. बैरोज ने ये अपर्दन चक्र में भूगोल योगदान दिया है। देखो 1 का A है और 3 का B है,
तो भूदृश्य की आकृति विज्ञान, वो कौन है? WM डेविस। तो भूदृश्य की आकृति विज्ञान है WM डेविस। 2 का C है मानव परितंत्र का भूगोल, M जेफरसन है। और 4 का D है कार्लस सावर, जो है कि प्रमुख शहर के नियम। प्रमुख शहर के नियम के योगदान देने वाले प्रमुख शहर के नियम में कार्ल सावर हैं। और अपरदन चक्र में कौन है? H बैरोज हैं। भूदृश्य की आकृति विज्ञान पे कौन दिए हैं? तो वो है WM डेविस। और मानव पारितंत्र का भूगोल M जेफरसन है। कभी कभी क्या होता है ना कि आंसर की भी गलत हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि जो अपरदन चक्र है वो किसका है? डेविस का है। बैरोज मानव परितंत्र भूगोल का है। लेकिन इसमें जो दिया है आंसर कि 1 का A है, तो इसको ही देखो, क्योंकि आंसर के अनुसार अपरदन चक्र क्या है? H बैरोज का है। मानव परितंत्र का भूगोल WM डेविस का है। भूदृश्य की आकृति का विज्ञान WM डेविस का है। मानव परितंत्र का भूगोल M जेफरसन का है। प्रमुख शहर के नियम कार्ल सावर का है। क्वेश्चन नंबर 41, किसी नगर के केंद्रीय व्यवसाय जिले या CBD में थोक स्टोर, कार्यालय और सांस्कृतिक एवं मनोरंजक गतिविधियां उच्च केंद्रीय होती है। और कारण है कि CBD की ओर दूरी घटने के साथ साथ रियल इस्टेट की कीमत और मांग में बढ़ोतरी होती जाती है। तो कह रहे हैं कि AR दोनों सही है, RA का सही व्याख्या है। किसी नगर के केंद्रीय व्यवसाय जिले CBD में थोक स्टोर, कार्यालय और सांस्कृतिक मनोरंजक गतिविधियां उच्च केंद्रित होती हैं और CBD की ओर दूरी घटने के साथ साथ रियल इस्टेट की कीमत और मांग में बढ़ोतरी हो जाती है। तो AR दोनों सही, RA की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से गुरुत्वाकर्षण मॉडल और स्थितिज मॉडल के बीच अंतर की व्याख्या करता है? तो कह रहा है कि C, गुरुत्वाकर्षण मॉडल एक बार केवल 2 स्थानों से संबंधित है और जबकि स्थितिज मॉडल अनेक स्थानों के बीच अंतःक्रिया पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 42 का C आंसर सही है। कह रहे कि गुरुत्वाकर्षण मॉडल और स्थितिज मॉडल के बीच में अंतर की व्याख्या करता है। जो गुरुत्वाकर्षण मॉडल है एक बार केवल 2 स्थानों से संबंधित है। जो गुरुत्वाकर्षण मॉडल क्या है? केवल एक बार 2 स्थानों से संबंधित है, जबकि स्थितिज मॉडल अनेक स्थानों के बीच अंतःक्रिया पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 43 में ऐतिहासिक अवधियाँ 1526 से 1800 ईस्वी में मुगल से संबंधित है। 1526 से 1800 ईस्वी क्या मुगल से संबंधित है? मुगल काल से। और 2350 से 1800 ईस्वी तक जो है ईसा पूर्व तक ये प्रागैतिहासिक काल है। और 600 से 1800 ईस्वी तक ये मध्यकाल है। पूर्व ऐतिहासिक काल 600 से 500 ईस्वी। 600 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक पूर्व ऐतिहासिक काल। अब फिर इसके बाद प्राग ऐतिहासिक काल 1526 से 1800 ईस्वी तक है। और फिर इसके बाद मध्यकाल 600 से 1800 ईस्वी। मुगल काल 1526 से 1800 ईस्वी। तो ये क्वेश्चन आप याद रखें, इसका आंसर है D 43 का। क्वेश्चन नंबर 44, वर्ष 2011 में निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक शहरीकृत राज्य कौन सा था? तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सर्वाधिक शहरीकृत राज्य था। क्वेश्चन नंबर 45 में मिलान करना है कि विशेष समान विशेषताओं से जुड़े जनसंख्या समूह क्या? कोहर्ट। जो कोहर्ट का जो है वो विशेष समान विशेषताओं से जुड़े जनसंख्या समूह से है। उत्पादक जनसंख्या का मापन निर्भरता अनुपात से है। उम्र और लिंग संरचना को दर्शाने वाली ग्राफिक विधि जनसंख्या पिरामिड से है। बच्चा जनन करने वाले वर्षों में महिलाओं द्वारा प्रजनन किए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या कुल प्रजनन दर है।
बच्चा जनन करने वाले वर्षों में महिलाओं द्वारा प्रजनन किए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या कुल प्रजनन दर है। विशेष सामान्य विशेषताओं से जुड़े जनसंख्या समूह कोहॉर्ट का है। उत्पादक जनसंख्या का मापन निर्भरता अनुपात से है। उम्र और लिंग संरचना को दर्शाने वाली ग्राफिक विधि जनसंख्या पिरामिड से है। 45 का सी। 46 का सी। मॉडल अवधारणा या परिभाषा। सेक्टर मॉडल नगरों की आंतरिक संरचना का मॉडल जिसमें सामाजिक समूह क्षेत्रों की श्रृंखलाओं या सीबीडी से निकलने वाले क्षेत्र के चारों ओर व्यवस्थित है। सेक्टर मॉडल नगरों की आंतरिक संरचना का मॉडल जिसमें सामाजिक समूह क्षेत्रों की श्रृंखलाओं या सीबीडी से निकलने वाले क्षेत्र के चारों ओर व्यवस्थित हो। सेक्टर मॉडल नगरों की आंतरिक संरचना का मॉडल जिसमें सामाजिक समूह वलय श्रृंखलाओं में स्थानिक रूप से व्यवस्थित है तो किसका है, तो कॉन्स्ट्रेनिक जोन मॉडल से संबंधित है। बिट रेट सिद्धांत किसका है, ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि रियल एस्टेट की कीमत और मांग बदल जाती है जब सीबीडी की दूसरी दूरी बढ़ती है, तो ये बिड रेंट सिद्धांत है। तो बस इसे 3-4 बार पढ़ने पे ही याद होगा या समझ में आएगा। अगर केंद्रीय व्यवसाय जिला सीबीडी के बारे में है तो नगर का केंद्र जहां खुदरा स्टोर और कार्यालय अधिक संख्या मिलते हैं स्थित है तो उसे केंद्रीय व्यवसाय जिला सीबीडी है। लेकिन सेक्टर मॉडल नगरों की आंतरिक संरचना और मॉडल जिसमें सामाजिक समूह क्षेत्रों की श्रृंखलाओं या सीबीडी से निकलने वाले क्षेत्रों के चारों ओर व्यवस्थित है। कॉन्स्ट्रेनिक जोन नगरों की आंतरिक संरचना का मॉडल जिसमें सामाजिक समूह वलय श्रृंखलाओं में स्थानिक रूप से व्यवस्थित है। अब बिड रेट सिद्धांत ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि रियल एस्टेट की कीमत और मांग बदल जाती है जब सीबीडी की ओर दूरी बढ़ती है। 46 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि कौन सा सिद्धांत है जिसमें क्रिस्टॉलर मॉडल के निम्नलिखित चिन्ह को प्रतिबिंबित करता है। तो इसमें 2, 4, 6, 7 चिन्ह है। तो क्रिस्टॉलर मॉडल का कौन सा सिद्धांत है, तो प्रशासनिक सिद्धांत जिसमें 7 से है, जैसे 4, 3 ऐसे है ना संख्या दिया रहता है, जो 7 है तो ये प्रशासनिक सिद्धांत से है। क्वेश्चन नंबर 48 का है कि निम्नलिखित में कौन सा मानवीय बस्ती स्थल निम्न चित्र को दर्शाता है, तो कह रहे हैं कि ब्रिजिंग बिंदु बस्ती स्थल। ये ब्रिजिंग बिंदु जो पुल वाला है, क्या ब्रिजिंग बिंदु बस्ती स्थल ये क्या है, इसी से संबंधित है। इसका 48 का डी है। 49 कह रहे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की शहरी आबादी 40% से अधिक अंकित की गई थी, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात में। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य समूह की शहरी आबादी 40% से अधिक अंकित की गई थी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात के। निम्नलिखित में से कौन सी जनांकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है, तो प्राकृतिक परिवर्तन और कुल प्रवास को दर्शाता है। जनांकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है। कौन सा जनांकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि दर को दर्शाता है, तो प्राकृतिक परिवर्तन और कुल प्रवास। वो कौन सी जनांकीय मानदंड जनसंख्या है जो वृद्धि दर को दर्शाता है, प्राकृतिक परिवर्तन और कुल प्रवास को दर्शाता है। जनांकीय मानदंड जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाता है, प्राकृतिक परिवर्तन कुल प्रवास को। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सा 2 प्रतिस्पर्धी फर्मों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण के कारक के रूप में सही है। यदि फर्म उत्पादन की सुपुर्द कीमत की लौटता और ढुलाई की दर समान रहती है तो फर्म के स्थान से कम होना, फर्म के स्थान से दूरी का कम होना
दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारण के कारक के रूप में सही है यदि फर्म उत्पादन की सुपुर्द कीमत की लवणता और ढुलाई की दर समान रहती है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडेपन्स की संकल्पना की शुरुआत की है? तो ए वेबर ने। कौन सा लेखक है जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडोपेंस की संकल्पना की शुरुआत की है? आइसोडोपन की संकल्पना ए वेबर ने। आइसोडोपेन की संकल्पना की शुरुआत किसने की है? तो ए वेबर ने। ए वेबर ने आइसोडोपन की संकल्पना की शुरुआत की है। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में रुचि किस पर केंद्रित थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में रुचि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तत्कालिक समस्या पर। द्वितीय विश्व युद्ध के साथ ही राजनीतिक भूगोल में रुचि किस पर केंद्रित थी? तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तत्कालिक समस्या पर केंद्रित थी। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक कार्यालय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो कोयला खान को। प्राथमिक कार्यकलाप के रूप में किसे किया जा सकता है? तो कोयला खनन को ये प्राथमिक क्रियाकलाप के रूप में है। ग्रामीण घर किसका सूचक है? तो कह रहे कि ग्रामीण घर फैशन तथा शैली किसका है? तो ये कह रहे कि 55 का। ये है पर्यावरण से संबंधित। ग्रामीण घर किसका सूचक है? तो ये पर्यावरण से है। ठीक है। क्रिस्टालर के सेंट्रल प्लेस मॉडल में प्रस्तुत K4 के आधार पर बस्तियों के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत सही है? तो परिवहन। बस्तियों के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत सही है? तो परिवहन। प्रस्तुत K4 के आधार पर बस्तियों के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक सिद्धांत सही है? तो परिवहन। नीचे दिए गए ग्राफ के अनुसार शहरी भूपयोग की किस श्रेणी में 2 किलोमीटर दूरी पर आर्थिक किराए की सर्वोच्च ग्रेडियंट है? तो वाणिज्यिक। कह रहे कि शहरी भूपयोग के किस श्रेणी में, कौन सा श्रेणी है जिसमें 2 किलोमीटर की दूरी पर आर्थिक किराए के सर्वोच्च ग्रेडियंट है? जो सर्वोच्च सबसे ऊपर किसका है? तो वाणिज्यिक का है। क्वेश्चन नंबर 58, औद्योगिक उत्पादन तंत्र के लागत इनपुट ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जिसमें उत्पादन को अधिकतम करने वाला लाभ बिंदु है जहां कहते सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर। सीमांत लागत तो सीमांत आय के बराबर जो है ये औद्योगिक उत्पादन तंत्र के लागत इनपुट ग्राफ के संबंध में सही है जिसमें उत्पादन को अधिकतम करने वाला लाभ बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करता है? कौन सा परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करता है वर्टिसेज 6 एजेस 6 डायमीटर 3? तो कह रहे कि ये किससे संबंधित है? तो ए के जो 6 वर्टिसेज 6 1 2 3 4 5 6 एजेस 6 किनारा भी 6 है और डायमीटर 3 है। तो ये है ए से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 60, अधिकांश परिवहन नेटवर्क ब्रांचिंग नेटवर्क के रूप में शुरू होती है। तो कह रहे कि आर ए दोनों सही है परंतु आर ए सही की व्याख्या नहीं है, बी वाला सही है। कह रहे कि अधिकांश परिवहन नेटवर्क ब्रांचिंग नेटवर्क के रूप में शुरू होते हैं क्योंकि परिवहन एजेंसियों की पहली प्राथमिकता यह थी कि ऐसे बनाए जाएं जिसमें समांतर सभी बिंदुओं को जोड़ा जा सके। तो 60 का ए आर दोनों सही है। परिवहन एजेंसियों की पहली प्राथमिकता यह थी कि ऐसे बनाया जाए जिसमें समांतर सभी बिंदुओं को जोड़ा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद का प्रयोग सांस्कृतिक समूहों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो सांस्कृतिक पारतंत्र।
कौन सा पद का प्रयोग सांस्कृतिक समूहों और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो सांस्कृतिक पारतंत्र। कौन से पद का प्रयोग सांस्कृतिक समूह और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंध को व्यक्त करने के लिए किया जाता है? तो सांस्कृतिक पारतंत्र। सांस्कृतिक पारतंत्र जो है का प्रयोग सांस्कृतिक समूह उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 62 है कि भारत के किस राज्य समूह में 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की आबादी कुल आबादी से अनुपात सर्वाधिक है? तो यह कह रहे कि मिजोरम, बिहार, राजस्थान। तो 62 का कौन सा है? तो ये बी है। 63 में कह रहा है कि इसे मिलान करना है। बोले जाने वाले शब्दों को व्यवस्थित प्रणाली जिसे परस्पर समझ के साथ संप्रेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो भाषा। बोले जाने वाले शब्दों की व्यवस्थित प्रणाली जिसे परस्पर समझ के साथ संप्रेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है वो क्या है? भाषा। शब्द उच्चारण, लय और गति में भिन्नता जो समान भाषा बोलने वाले को एक दूसरे से पृथक करता है वह है बोली। पृथक मात्र भाषा वाले लोगों द्वारा संप्रेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या है? वो है लिंगुआ फ्रैंका। किसी स्थानीय क्षेत्र की भाषा जो अमानकीकृत है वर्नाकुलर। किसी स्थानीय क्षेत्र की भाषा जो अमानकीकृत है तो वह है वर्नाकुलर। और पृथक मातृभाषा बोले मातृभाषा वाले लोगों द्वारा संप्रेषण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा लिंगुआ फ्रैंका है। 63 का डी। 64 क्वेश्चन नंबर 64 को मिलान करना है। लोगों को स्थानिक चालन के कारण सांस्कृतिक शील गुणों को भौगोलिक अंतरण पुनः स्थानन प्रसरण है। लोगों को स्थानिक चालन के कारण सांस्कृतिक शील गुणों का भौगोलिक अंतरण पुनः स्थानांतरण प्रसरण। क्वेश्चन नंबर 64 में है, आपने देखा कि 64 का डी सही है। अगर पुनः स्थानन प्रसरण किससे संबंधित तो लोगों के स्थानिक चालन के कारण सांस्कृतिक शील गुणों का भौगोलिक अंतरण। पदानुक्रमिक प्रसरण वर्ग या केंद्र प्रणाली के माध्यम से ऊर्ध्वगामी अधोगामी विसर्जन है। और विस्तारण प्रसरण जब नवाचार की स्वीकार्यता या सूचना पूरे समाज में फैल जाती है तो विस्तार प्रसरण है। और संक्रामक प्रसरण जब विस्तार सभी व्यक्तियों तथा केंद्रीय प्रदेश क्षेत्र को एक समान रूप से प्रभावित करता है। जब विस्तार सभी व्यक्तियों तथा केंद्रीय प्रदेश क्षेत्र को एक समान रूप से प्रभावित करता है संक्रामक प्रसरण है। तो 64 का डी है। 65 का क्वेश्चन है, इसमें भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय कार्य समवर्ती सूची में आता है? जो समवर्ती सूची में है वो कीमत नियंत्रण है। भारत में कौन सा विषय कार्य समवर्ती सूची में तो कौन सा है? तो कह रहे हैं कि कीमत व नियंत्रण ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि किस प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र लेबेंसराम की अवधारणा लोकप्रिय हुई है? तो पॉलिटिक्स ज्योग्राफी के प्रकाशन के बाद राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में लेबेंसराम की अवधारणा लोकप्रिय हुई है। भू राजनीति या जियो पॉलिटिक्स पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो क्लेजन के द्वारा। भू राजनीतिक या जियो पॉलिटिक्स पद किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो कह रहे हैं कि क्लेजन के द्वारा। क्वेश्चन 68 है कि अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है। परिमंडल, क्षेत्र, जटिल, शील गुण।
निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में सांस्कृतिक इकाई को सर्वाधिक सटीक तरीके से दर्शाता है। परिमंडल क्षेत्र जटिल सिलगुर से। क्वेश्चन 69 है, किस भूगोलवेत्ता ने द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी है? तो JRB प्रेस्कॉट। वो कौन से भूगोलवेत्ता हैं जो द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसी पुस्तक लिखी है? तो JRB प्रेस्कॉट। JRB प्रेस्कॉट ने द ज्योग्राफी ऑफ स्टेट पॉलिसीज पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के बाद भारत केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के साथ निकलकर राजस्व का कितना % हिस्सा साझा किया है? तो 42। ये करंट अफेयर से संबंधित है, तो उस समय इसका था 14वें वित्त में 42। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें शहर का नाम और नदी का नाम कह रहे कि अयोध्या जो है शहर किस नदी पे बसी है? तो सरयू। सरयू नदी पर अयोध्या है, और रावी नदी पर हड़प्पा है, यमुना नदी पे शाहजहांबाद है, और सिंधु नदी पे मोहनजोदड़ो स्थित है। 71 का C। 72, यदि इष्टतम ऑप्टिकल स्थान कच्चे माल के स्रोत या बाजार से अधिक नज़दीक है तो इसके बताने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो माल मटेरियल सूचकांक को। माल मटेरियल सूचकांक को कच्चे माल के स्रोत या बाजार से अधिक नज़दीकी है। कच्चे माल के स्रोत या बाजार से अधिक नज़दीकी इसके बताने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? माल मटेरियल सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 73, 1990 के दशक में शहरीकरण की प्रक्रिया चली जिससे भारत में आर्थिक विकास में तेजी हुई। कि शहरीकरण की प्रक्रिया का परिणाम शहरी सेवाओं को बढ़ती कमी और शहरी जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में समग्र ह्रास के रूप में हुआ है। तो है 73 का AR दोनों सही। अब क्वेश्चन नंबर कह रहे कि 74, आर दोनों सही परंतु RA का सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया गया है, इसमें मध्य क्षेत्र और बृहद क्षेत्र को मिलान करना है। जो केंद्रीय स्थान है वो कहाँ पे है? बस्तर में। केंद्रीय स्तर बस्तर में है। जो बृहद क्षेत्र केंद्रीय स्तर किस में है? तो है बस्तर। पश्चिमी सौराष्ट्र है, और दक्षिणी क्या है? मलनाड है। पूर्वी दामोदर घाटी। जो पूर्वी में क्या है? दामोदर घाटी। दक्षिणी में सौराष्ट्र। पश्चिम में सौराष्ट्र है, दक्षिण में मलनाड है, और पूर्वी में दामोदर घाटी है। केंद्रीय में बस्तर स्थित है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नए शहर बसाने और मास्टर और क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने के क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर पहली बार बल दिया गया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना पर। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है कि दौरान नए शहर बसाने और मास्टर एवं क्षेत्रीय योजना तैयार करने के क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर पहली बल दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना। लघु और मध्यम आकार के शहरों के विकास में तेजी लाने के लिए लघु और मध्यम शहरों के समेकित विकास IDMST योजना के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा लघु मध्यम आकार के विशेषताओं के विषय में विकास में तेजी लाने के लिए लघु और माध्यम शहरों के समेकित विकास IDMST योजना की किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। निम्नलिखित में से किस प्रकार के शहरों को भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्लान तथा विकसित नहीं किया गया? तो मॉडल शहर। क्वेश्चन नंबर जो है कि ये 76 है।
क्षेत्र में लघु और मध्यम आकार के शहरों के विकास में तेजी लाने के लिए लघु और मध्यम शहरों की समेकित विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 77 है कि किस प्रकार के शहरों को भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पलायन तथा विकसित नहीं किया गया था? तो मॉडल शहर के दौरान। भारत में कह रहे कि किस प्रकार के शहरों को भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पलायन तथा विकसित नहीं किया गया? तो मॉडल शहर के दौरान। 78 में विकास की अवधारणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि से है, परिवर्तन के साथ वृद्धि से है। और 79 क्वेश्चन है मिलान एक दूसरे कौन सा कथन सही है? तो कह रहे कि इसमें ये सही और गलत है। प्राचीन भारत में नगरीय योजनाएं लोक स्वास्थ्य के उच्च मानकों के साथ कुछ पूर्व निर्धारित विचारों के अनुसार बनाई गई थी। एक कथन बिल्कुल सही है, लेकिन कह रहे कि यार गलत है। तथापि यह प्राचीन भारत की सामुदायिक स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी चिंता को प्रतिबिंबित नहीं करता। तो ये यार गलत है, केवल ये सही है। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के बाहर 5 चुंबक रोधी नगरों की पहचान का प्रमुख उद्देश्य था कि एनसीआर के अंदर और बाहर आर्थिक गतिविधियों के विकेंद्रीकरण के लिए नीतियों को आगे करने के लिए और दूसरा भी सही है कि कह रहे कि एनसीआर के अंदर और बाहर जनसंख्या के विकेंद्रीकरण के लिए नीतियों को और सुदृढ़ करने हेतु। तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय तटरेखा की लगभग लंबाई 1000 किलोमीटर में है? कौन सी भारतीय तटरेखा की लगभग लंबाई है? तो 7। कह रहे कि 7 भारतीय तटरेखा की लगभग लंबाई 1000 किलोमीटर में है। कौन सा स्थान प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है? तो कह रहे मदुरै। मदुरै औद्योगिक केंद्र नहीं है, बल्कि कोयम्बटूर, कोलकाता, मुंबई ये सब औद्योगिक केंद्र हैं। किसने भारतीय कृषि का वर्गीकरण 60 लघु, मध्यम और 6 बृहद क्षेत्रों में विभक्त किया गया? तो सेनगुप्ता ने। कह रहे कि मदुरै ये औद्योगिक केंद्र नहीं है। 83 में किसने भारतीय कृषि का वर्गीकरण 60 लघु और मध्यम और 6 बृहद क्षेत्रों में व्यक्त किया गया है? प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है। कौन सा स्थान प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है? तो कह रहे हैं कि औद्योगिक केंद्र नहीं है और मदुरै। और भारतीय कृषि का वर्गीकरण 60 लघु, मध्यम और 6 बृहद क्षेत्रों में विभक्त किया गया है पी सेनगुप्ता। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि प्रतिशत में हुई? तो अरुणाचल प्रदेश। 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई है अरुणाचल प्रदेश में, 84 का ए। 85 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो महानदी नर्मदा। डेल्टा का निर्माण नहीं करती है तो नर्मदा। महानदी, कावेरी, कृष्णा ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य समूह में संथाल जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है? जो संथाल जनसंख्या उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल जो है कि संथाल जनजाति की जनसंख्या पाई जाती है। तो 66 का 86 क्वेश्चन नंबर 86, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य समूह में संथाल जनजाति संख्या पाई जाती है? तो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में। 87 में दिया गया है कि पनबिजली विद्युत संयंत्र कोपली कहाँ पे है? तो असम में। कोपली असम में है, दुलहस्ती और जम्मू कश्मीर में है, कोयना महाराष्ट्र में है, गंगा नदी अरुणाचल प्रदेश में है। कोपली महाराष्ट्र राज्य में है, दुलहस्ती अरुणाचल प्रदेश में है, कोयना है महाराष्ट्र में है, गंगा नदी असम में है। तो ये आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 87
कोपली पन बिजली विद्युत संयंत्र असम में है, दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में है, कोयना महाराष्ट्र में है और रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश में है, जो इस पे पन बिजली विद्युत संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया गया है, मिलान करना है कि जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में इसका सर्वाधिक है, लाल मिट्टी तमिलनाडु में है, लैटराइट मिट्टी जो है केरल में है, सब माउंटेन पहाड़ी जो है कि उत्तराखंड में है, सब माउंटेन पहाड़ी जो कि उत्तराखंड में है। 88 का डी। 89 में मिलान करना है कि पंचमढ़ी कहाँ पे है, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, जो पंचमढ़ी जो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल उड़ीसा में, अगस्त्यमलाई जो है कि केरल में है, मानस असम में है और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में कौन सा पठार दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है, तो मालवा। वो कौन सा पठार है जो दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है, तो मालवा। दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं तो मालवा। ये दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है। कौन सा दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है, तो मालवा यही नहीं है, 90 का बी। 91 में कह रहा है कि 500 किसी कक्षा के 500 छात्र छात्राओं को उनके लिंग के अनुसार 2 भागों में बांटकर पुरुष के यादृच्छिक प्रदर्श और स्त्रियों के यादृच्छिक प्रदर्श लेने के लिए निम्नलिखित कौन सा चर सही है, तो कह रहे हैं कि अस्तरित चर। तो क्वेश्चन नंबर आपने किसका पढ़ा है, तो ये 91 का है। 92 में कि कौन सी विशेषता सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है, तो बादल आवरण। बादल आवरण जो है कि सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग डाटा में समस्या पैदा करती है। 93 की भौगोलिक आंकड़ों के मानचित्रण में कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर का प्रमुख कार्य करती है, तो इसका जो है कि आंकड़ों जो है कि 93 में दिया है, इसमें दिया नहीं है, वो दिखा नहीं रहा है, तो इसका 94 देखिए। निम्नलिखित में कौन सी मानचित्रण तकनीकी रेखांकित क्षेत्रों के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग करने हेतु सही है, तो कोरोक्रोमेटिक। कौन सा मानचित्रण तकनीक रेखांकित क्षेत्रों के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग करने हेतु सही है, तो कोरोक्रोमेटिक। 95 चर ए चर एक्स इस शर्त के साथ समासरण करता है कि रेखी समासरण मॉडल और जहाँ वाई एक्स क्रमिक चरों के माध्यान्ह है, सापेक्ष बी सापेक्ष एक्स तक की प्रवणता रेखा को अंकित करता है। इस मॉडल में प्रचाल ए का निम्नलिखित कौन सा मान सही है, तो कह रहे 475। तो 95 का सी सही है, 475। 96 की निकटतम पड़ोसी विश्लेषण बिंदु रेखा और छेद के अध्ययन का एक दृष्टिकोण है। प्रतिदर्शित बिंदु उनके निकटतम पड़ोसियों की वास्तविक मध्याह्न दूरियों को अनुमान मध्यम मान दूरियों की तुलना की दूरी का मान है, तो कह रहे यार इस दोनों सही व्याख्या करना। जो निकटतम पड़ोसी विश्लेषण बिंदु रेखा और छेद के अध्ययन का एक दृष्टिकोण है, प्रतिदर्शित बिंदु उसके निकटतम पड़ोसी की वास्तविक मध्यमान दूरी को अनुमानित मध्याह्न दूरी की तुलना का दूरी का मापन है, तो कथन ये सही है। अब यह है कि क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट जनसंख्या की पेशागत संरचना को दर्शाता है, तो वृत्त आरेख। जनसंख्या के पेशागत संरचना को दर्शाता है वृत्त आरेख। 98 की कौन सा पहलू समोच्च रेखा मानचित्र में सही जा सकती है, तो भूभाग की ऊंचाई। समोच्च रेखी मानचित्र सही जा सकती है भूभाग की ऊंचाई। निम्नलिखित में से क्या समान यात्रा समय को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है, समकाल रेखा। समान यात्रा समय को जोड़ने वाली रेखाओं को दर्शाता है समकाल रेखा। निम्नलिखित में से कौन सी यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीक समांगी जनसंख्या समूह के लिए अधिक उपयुक्त, तो सरल। कौन सी यादृच्छिक प्रतिदर्श तकनीकी समांगी जनसंख्या समूह के लिए अधिक उपयुक्त है, तो क्या है, सरल। तो इस प्रकार से आप लोग 100 क्वेश्चन पढ़ें
इसको 1-2 बार ऐसे रिवीजन करें तो ये याद हो जाएगा, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि 40% इसी प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो आप इसे इग्नोर ना करें और प्रीवियस ईयर को रिवीजन करते रहें, तो ज़रूर सक्सेस मिलेगी। धन्यवाद।